आज हम जानेंगे रीजन टू अनकॉन्शियस यानी कि अगर कोई अचेत अवस्था में आता है तो क्या समझना चाहिए। प्राय देखा गया है कि जैसे कोई अचेत हो जाता है तो जो हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको प्राइमरी हॉस्पिटल्स भी कहते हैं, कह सकते हैं आप लोग, तो वहाँ आप पेशेंट को एडमिट कर देते हैं और वहाँ पे जनरली प्राइमरी उपचार यानी कि जो शुरू में उपचार दिए जाते हैं वो हो जाते हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि अचेत अवस्था या अनकॉन्शियस अवस्था में हमें क्या इवैल्यूएट करना चाहिए, हमें क्या उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, कैसे हमें पेशेंट को हैंडल करना चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट है, वो साँस का रोगी था, उसको साँस की बीमारी रहती थी, वो जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ सीओपीडी कहते हैं। अगर साँस का रोगी आ रहा है, साँस लेने में दिक्कत कर रहा है यानी कि O2 उसको कम मिल रही है, उसको और वो बेहोशी की अवस्था में है, पहली चीज़ दिमाग में आ रही है कि ज़रूर उसका CO2 बढ़ हो गया होगा, उसने CO2 को रिटेन कर लिया होगा। इस बात से ये भी हमें समझ में आएगा कि CO2 की वजह से उसको नेक्रोसिस हो रही होगी क्योंकि उसने CO2 को रिटेन कर लिया है। इसकी वजह से ऐसा उसको हो रहा होगा। CO2 बढ़ती है, मरीज बीमार होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या करेंगे, ब्लड उसका चेक करवा सकते हैं, जो कि हो सकता है उसके ब्लड में एसिडोसिस या एल्कलोसिस ये भी हो सकती है। ये भी दिमाग में बात आएगी, एसिडोसिस होगा तो ब्लड का पीएच डिक्रीज हो गया होगा और अगर इन्फेक्शन हो रहा होगा तो उसका लैक्टेट का लेवल बढ़ गया होगा। कई बार ऐसा होता है कि बाइकार्बोनेट कम हो गया हो। ये सब हमें जो है एबीजी की करवाने से एजी सारी बातें हमें समझ में आ जाएँगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसे ही हॉस्पिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएँगे कि कैसे जो पेशेंट आया अनकॉन्शियस था, इस अप्रोच को कैसे हम धीरे-धीरे इसको डायग्नोज़ करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, एक्यूट एक्ज़र्वेशन ऑफ सीओपीडी के मरीज को साँस की बीमारी जिसको 20 साल से थी, तो वो उसको क्या चल रहा था, कौन-सी प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने उसकी हिस्ट्री से जाना कि पहले तो पेशेंट एकदम ठीक था, वो सब्ज़ी ला रहा था, काम भी कर रहा था, खेत में काम भी कर रहा था, अपने रोज़मर्रा के की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर रहा था। एकदम से बीमार क्यों हो गया? इसको बोलते हैं एक्यूट एक्ज़र्वेशन। कोई भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के माध्यम से इन्फेक्शन अगर बॉडी में आ जाता है, तो क्या होता है, लंग्स में जो सांस लेने के लिए एल्वियोलर और ब्रोंकियोई जो होते हैं, ब्रोंक्यूलर लेविस पे वहाँ पे सूजन आ जाती है, इरिटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने से मरीज के सांस लेने का रास्ता सिकुड़ने की वजह से अंदर तक सांस नहीं जा रही होगी, जिससे पेशेंट को जोर लगा करके सांस लेना पड़ रहा होगा। तो उससे पेशेंट को का जब हम चेक करेंगे कि उसकी सांस लेने की प्रॉब्लम है या नहीं, तो हमें जब उसका तो यानी उसे सांस लेने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, उसको जब हम चेक करेंगे तो सीटी जैसी आवाज़ आएगी। ऐसा करने से ऐसे मतलब सीटी जैसी आवाज़, जैसे सीटी बजती है ना, सी सी वैसी आवाज़ आएगी। तो एकदम से आपको आला लगाएँगे और देखेंगे कि हवा की एंट्री ठीक है या नहीं। अगर हवा जो है ऊपर सुनाई दे रही है, नीचे नहीं सुनाई दे रही, नीचे तक नहीं जा रही है, मतलब मरीज को सीवियर ब्रोंकोस्पाज़्म हो रहा है और सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, इसको रोंकाई बोलते हैं। तब जो है पेशेंट को हम तुरंत एक ब्रोंकोडायलेशन की दवा देंगे, नेबुलाइजेशन देंगे और थोड़ा-सा उसको ऑक्सीजन लगा देंगे। और अगर आपको कोई इमरजेंसी दवा जो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, डेरिफाइलिन और स्टेरॉइड जो भी आपके पास उपलब्ध हो, हाइड्रोकोर्टिसोल, मेथिलप्रेडनिसोलोन, तो ये सब आप उसको पेशेंट को दोगे। तो आपने प्राइमरी लेवल पे दवा दे करके मरीज को मतलब मैं थोड़ा-सा देखते हुए अब आप आगे सोचोगे। फिर आप क्या करोगे, उसके वाइटल्स लोगे, आप उसका बीपी, टेम्परेचर और पल्स ये सब चेक करोगे कि ठीक है सारी चीज़ें कि नहीं। फिर उसकी आप हिस्ट्री लेने की कोशिश करोगे, पुराने क्या रिकॉर्ड लाया है, सीधे आ रहा है या किसी हॉस्पिटल से होकर के आ रहा है, हफ्ते भर से बीमार था, कोई दवा तो नहीं खा रहा था।
तो ये सब आप पूछोगे, तो उसका आपने पता पूछोगे और साथ ही आपने उसका देखा कि अंडरलाइन बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब पता करोगे कि उसको अंडरलाइन बीपी तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी डिसीज तो नहीं है। ये सब पूछने की आप उससे कोशिश करोगे। इससे आपको बेसिस रीअसेसमेंट मिल जाएगा कि पेशेंट जो है वो सांस का मरीज है। ये सब करने के बाद अगर मरीज स्टेबल नहीं हो रहा है, सांस टूट रही है, एबीजी बहुत अच्छा नहीं है, एसपीओ2 मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके पास क्या करोगे, उसे इंट्रीब्यूट करके, अगर आपके पास वेंटिलेशन की सुविधा है तो उसे वेंटिलेटर लगाओगे, वेंटिलेटर नहीं है तो आप उसे वेन सर्किट पे आप उसे मेंटेन करने की कोशिश करोगे, फिर आप उसे बड़े किसी हायर सेंटर पे रेफर कर दोगे। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए एबीजी देखा, पैरामीटर्स देखा, वो बिगड़े नहीं निकले, मतलब सारे पैरामीटर्स और एबीजी की रिपोर्ट सब नॉर्मल निकली, तो हमारा मरीज क्यों बेहोश हुआ? तो भाई हो सकता हो आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि शायद उसको इंसेफेलोपैथी का पेशेंट हो। क्या कारण हो सकता है कि उसके, हाँ, तो हमारे दिमाग में बात आई कि हमने उसका पेट चेक किया, उसका पेट टाइट है, उसको लैट्रिन 3 दिन से नहीं हो रही है, हो सकता हो ये भी उसकी हिस्ट्री हो सकती है, उसको 3 दिन से लैट्रिन नहीं हो रहा है, उसका पेट टाइट टाइट है। तो कभी कभी हो सकता है पेशेंट अल्कोहल लेता होगा। दिमाग में ये भी बात आई कि उसको हिपैटिक इंसेफेलोपैथी तो नहीं हो रही है। तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में भी क्या होता है कि चेतना हो और बेहोशी होने का कारण होता है। क्यों? 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पहला जो हमने बताया कि उसको चेतना ना आने का कारण, एक तो रिस्पायरेटरी यानी CO2 बढ़ा, O2 डिक्रीज हुई, तो ये होना चाहिए था पर ये नहीं हुआ। तो उसका दूसरा कारण हो सकता है कि उसका लीवर बिगड़ा हुआ होगा, तो अमोनिया बढ़ जाएगा बॉडी में, और अगर अमोनिया का आप असेसमेंट करोगे तो आप देखोगे कि उसका कैसे असेसमेंट करोगे, उसका आर्टियल ब्लड लोगे, आर्टियल ब्लड में आप चेक करोगे कि सीरम अमोनिया जो है वो नापोगे, क्योंकि वो कितना है। अगर बहुत ज्यादा मिला तो यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को अमोनिया क्रॉस कर लिया होगा, जिसने उसको वहां पे अमोनिया की वजह से चेतना को मूर्छा में बदल देगा। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए। तो अब इसको कैसे मैनेज करोगे? इसके लिए जरूरी है पेशेंट को रोज कम से कम 4 से 5 पतले दस्त आप कराने की कोशिश करोगे। उसके लिए आप लेक्सेटिव दोगे, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, जो डुफल एक्स सिरप आते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, या लूज एनिमा लगा करके आप उसको 3 से 4 लैट्रिन रोज करवाओगे, क्योंकि अमोनिया आंतों में रिटेन हो जाता है, जिससे बाउल खुलेगा और पॉटी होगी। तो सीरम अमोनिया का स्तर फिर धीरे धीरे गिर जाएगा और मरीज की चेतना जो है, जो चली गई थी, वो वापस आ जाएगी। मरीज धीरे धीरे में चेतना की अवस्था में आ जाएगा। और अगर पेशेंट उस समय पे कोई नींद की, नशे की, या कोई भी XYZ जो भी दवा खाता रहेगा, उसको उसको उस समय पे बंद करने को कहोगे। पेशेंट से बताओगे कि डॉक्टर साहब, पेशेंट के अटेंडेंट से आप बताओगे कि डॉक्टर साहब ने इस समय पे कुछ देर, थोड़ी देर के लिए दवा बंद की, वो अपने हिसाब से पेशेंट को दवा देंगे। फिर आप क्या करोगे, देखोगे, ये खोजने की कोशिश करोगे कहीं उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी उसका एनालाइज कर लोगे उसी समय पे। मरीज बोल रहा है कि फिर उसका हार्ट कैसा है, और हार्ट के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी आप देखने की कोशिश करोगे। तो फिर आप देखेंगे कि हार्ट बीपी आपने देखा तो 140/80 था, पल्स देखा वो भी 110 आई, तो समझ में आया मरीज शॉक में नहीं है। अगर मरीज सेप्टिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक में होता तो काफी संभावना थी कि वो हाइपोटेंशन या बीपी लो होता, यानी कि मरीज का हार्ट और कार्डियक आउटपुट सही काम कर रहा है। एबीजी देखा, अगर इन्फेक्शन होता तो लैक्टेट बढ़ा हुआ होता, पर वो भी नॉर्मल था, तो यानी वो भी कंट्रोल में है। चेस्ट देखोगे, चेस्ट जो है वीजिंग, चेस्ट की वीजिंग साउंड देखा तो वो प्रेजेंट निकली, क्रेप्स देखा वो भी प्रेजेंट निकला। तो आंसर क्या हमने अब बताया आपको कि उसको नेबुलाइजेशन दोगे, ऑक्सीजन दोगे, ब्रोंकोडायलेटर दोगे, थोड़ा मात्रा में स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, और अगर वेंटिलेशन लगाना पड़े तो वो भी उसको जल्दी से जल्दी लगाएंगे, और O2 की कमी और CO2 का जो बढ़ा हुआ था उसको मेंटेन करेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे O2 को की कमी को और CO2 के बढ़े हुए प्रोसेस को सही करने की, क्योंकि अगर ब्रेन में इंजरी ना हो, इसके लिए हमें जल्दी कोशिश करनी होगी, और वेंटिलेटर को लगाकर जल्दी वेंटिलेटर को निकाल सके, ये भी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तो कैसे करें कि मरीज का वेंटिलेटर जल्दी निकल जाए, इस पर हम सारा ध्यान देंगे। तो हम अगर, और साथ ही साथ हम अगर पेशेंट का बीपी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ या जो भी हुआ, और हो सकता है उसे डाययूटिक भी देना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय पे अभी मरीज
की और सारी रिपोर्ट्स भी नहीं हमारे हाथ में है। उसका ब्रेन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसका सीटी, एमआरआई ये सब भी हमारे हाथ में अभी नहीं है। तो बीपी के लिए हम उसे एक नॉर्मल सिलिडिपिन जो कि सेफ है उस समय पे, वो चलाएँगे, क्योंकि कहीं हो सकता है पेशेंट को थोड़ी बहुत किडनी विडनी की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ एक एंटीबायोटिक भी ऐड करेंगे। पेशेंट अनकॉन्शियस है, इसलिए उसके नाक में की नली और पेशाब की नली ये भी डालनी पड़ेगी, जिससे आपका के खाने के रूट और पेशाब के रूट दोनों बनाए जा सके, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो खा पी नहीं सकता। साथ ही साथ पेशाब का आउटपुट इनपुट ये भी हमें ध्यान देना है कि हम क्या उसको इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, ये भी सारा मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये सब सारी चीज़ें करके हम पेशेंट को मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि कैसे हम अनकॉन्शियस पेशेंट को समझेंगे, कैसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।